बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के 380 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के यहाँ पार्टी के अंदर किसी किस्म का मातम नहीं हो रहा। मातम हो रहा है तो दूसरी साइड पर मातम हो रहा है जिनकी तरफ से ये कागजात मुस्तरद करवाए गए हैं। 24 लोगों ने इमरान खान को दरख्वास्तें दी थी। 24 लोग उम्मीदवार बनने के लिए तैयार थे। उनमें से 380 को निकाल दिया गया, उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए। इनमें इमरान खान शामिल हैं, बड़े बड़े लीडर शामिल हैं। जैसा कि कहा कि दूसरी तरफ मातम हो रहा है, तो बाकी क्या इंतखाबात 8 फरवरी को हो जाएंगे? इस पर हमारा तजिया भी ये है कि 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होंगे। अगर 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर नाम तब्दील कर दिया जाए। कि इसका नाम तब्दील किया जाए, जनाब शहबाज शरीफ साहब का नाम बदल देना अगर 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाए, या फिर अता तारड़ साहब का नाम बदल देना। मौलाना फजलुर रहमान का नाम भी बदला जा सकता है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को ना हो सकें। कभी उनको सर्दी लगना शुरू हो जाती है, कभी दहशत गर्दी का वो जवाब पेश करते हैं। दहशत गर्दी फिर एक बार पर पुर्जे निकाल रही है, फिर से दहशत गर्द सरगर्म हो गए हैं। दहशत गर्दी की लहर फिर से पाकिस्तान में दर आई है, तो इस चीज़ को जवाब बनाकर भी इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। बात हम कर रहे थे तहरीक इंसाफ के 380 लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की। तो इमरान खान इंतखाबात में सरेदस्त हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन होगा क्या? आरोज़ के हवाले से तहरीक इंसाफ अदालत में गई थी और अदालत की तरफ से आरोज़ को रोक दिया गया था। हुक्म दे दिया गया था कि आरोज़ ब्यूरोक्रेसी से नहीं लिए जा सकते। इस पर काजी फैसल साहब शदीद बरम हुए थे। इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को यही खदशा था, यही ख़तरा था, यही अंदेशा था कि आरोज़ अगर ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएंगे तो इस हुकूमत के मतहत होंगे, इन्हीं की बात मानेंगे। और ऐसा ही हुआ। आरोज़ ने तहरीक इंसाफ के धड़ाधड़ कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। 380 लोगों को इलेक्शन की दौड़ से सरेदस्त फ़िलहाल बाहर कर दिया। लेकिन होने क्या जा रहा है? अभी ये मामला आगे चलेंगे, ट्रिब्यूनल में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और 2-4 दिन में जो भी आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है उस वक़्त तक इन आरोज़ के फ़ैसले तब्दील हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि आरोज़ लिए जाएँ, डी आरोज़ लिए जाएँ अदलिया से अगर आरोज़ और डी आरोज़ लिए जाते तो इस तरह की जो आपको ये सूरत हाल नज़र आ रही है, अफरा तफरी नज़र आ रही है, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, उस तरह से ना होते तो सही, लेकिन उस तरह से ना होते। मामला तब अदालत में जाएंगे, ट्रिब्यूनल में जाएंगे, तो इमरान खान को शायद हो सकता है कि इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी जाए। लेकिन ये भी कोई पत्थर पर लकीर नहीं है। इमरान खान भी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, और इनकी पार्टी के जितने लोगों को ऐसे ही बिलाजवाब तौर पर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक भी रह जाएगा जिसके कागजात मंजूर नहीं होंगे। तो ये इनकी मशक, ये इनका सारा कोई सिलसिला, ये सारा किया धरा, ये बेसूद साबित होने जा रहा है। और जब इमरान खान के कागजात मंजूर हो जाएंगे, 380 के 80 लोगों की भी दरख्वास्तें मंजूर हो जाएंगी, इनको इंतखाब लड़ने की इजाज़त मिल जाएगी, तो फिर इंतखाबात, नाज़रीन आपका क्या ख्याल है कि होंगे, हो सकेंगे? जब इमरान खान की पार्टी पूरी तरह से इंतखाबात में होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। अगर होंगे तो फिर मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि इंतखाबात 8 फरवरी को ना हो सकें। कभी उन्होंने सर्दी का बहाना बनाया, और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ही नहीं, बाकी कई लीडर भी यही कुछ कहते रहे। हत्ता कि इलेक्शन कमीशन तक भी बेशुमार 2 दर्जन के करीब दरख्वास्तें चली गईं। उनमें बड़े लोग भी थे और मामूली लोग भी थे जिनको कोई नहीं जानता था। लेकिन एक कोशिश की गई, उधर अदलिया सामने थी, अदलिया की तरफ से डट कर फैसला किया गया काजी फैसल साहब की तरफ से। लेकिन जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि काजी फैसल के ऊपर भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि इंतखाबात हों, तो वही कुछ होगा जो वो चाहेंगे। काजी फैसल साहब जितना भी जोर लगा लें, आज सूरत हाल ये नज़र आती है कि अदलिया और कुछ अदारे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। तो चलनी किसकी है? चलनी अदारों की है। तो पाकिस्तान की सूरत हाल को बेहतर अगर कोई समझता है तो फिर वो इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया नहीं है, सियासतदान नहीं हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान के लिए
कौन सा मौका किस काम के लिए बेहतर हो सकता है। तो इसी चीज़ को आप इस हवाले से भी देख लें, इस तनाजुर में भी देख लें कि इंतखाबात 8 फरवरी को पाकिस्तान के लिए सूदमंद हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इस हवाले से हमने एक वीला किया है, जिस तरह के इंतखाबात होने जा रहे हैं, बेहतर है कि इससे बेहतर है कि पाकिस्तान में इंतखाबात ना हों, क्योंकि तहरीक इंसाफ को अगर इंतखाबात से बाहर रखने की कोशिश की गई और वो कोशिश कामयाब भी हो जाती है तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। तहरीक इंसाफ को महदूद सतह पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी जाती है, तो तहरीक इंसाफ जो कुछ आज कर रही है बाद में भी करेगी और पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। तो अगर इंतखाबात करवाने हैं तो फिर शफाफ होने चाहिए, गैर जानबदाराना होने चाहिए। अगर ऐसे ही करवाने हैं कि किसी को पहले से मुंतखब कर लिया गया है कि ये वज़ीर आज़म बनेगा, ये सदर बनेगा, और उसके बाद फिर उसके मूजब उसके मुताबिक इक़दाम किए जा रहे हैं, तो फिर उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा डिज़ास्टर होगा। तो ऐसे डिज़ास्टर से बचने के लिए या तो इंतखाबात गैर जानबदाराना करवा दिए जाएं या फिर ऐसे इंतखाबात करवाए ही ना जाएं और इंतज़ार किया जाए जब अवाम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सोचना शुरू कर दें और वोट भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक दें। बाकी मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसा कि वो इंतखाबात को मुलतवी करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब पर अब कहा गया है कि उन पर हमला किया गया है। जैसे ही ये खबर सामने आई, बग़ैर सोचे समझे बड़े बड़े लीडरों की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान से इज़हार यकजहती किया जाने लगा। मौलाना फजलुर रहमान पर यह हमला एक ड्रामा है और ये ड्रामा ऐसा ही है जिसके ज़रिए इंतखाबात को मुलतवी करवाया जाना मकसूद है। एक तो दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ गई है, वो भी एक जवाब है। मौलाना फजलुर रहमान पर हमले का ड्रामा रचाया गया। कैसे ड्रामा रचाया गया? मौलाना फजलुर रहमान वहाँ पे मौजूद नहीं थे। कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान का काफ़िला जा रहा था, मौलाना फजलुर रहमान की गाड़ी वहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए गई हुई थी। पेट्रोल पंप के करीब कहीं पे ये ऐसा कुछ हुआ है। और साथ ये भी कहा जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि चेक पोस्ट पर हमला हुआ था, तो शेलिंग उधर भी सुनाई दी, तो इन लोगों की तरफ से ये समझ लिया गया कि मौलाना फजलुर रहमान के काफ़िले पर हमला हुआ है। अगर ये मौलाना फजलुर रहमान के काफ़िले पर हमला हुआ है तब भी मौलाना फजलुर रहमान काफ़िले में मौजूद नहीं थे, उनकी गाड़ी वहाँ पे गई थी, तो इसको ये समझ लिया गया कि मौलाना फजलुर रहमान पर हमला हो गया है और इंतखाबात के लिए ऐसे हमले ज़रर रसा है। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कैसे हो सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की जान को ख़तरा है। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी जो इजहार यकजहती को, इजहार हमदर्दी को कबूल किया जा रहा है। जैसे मौलाना फजलुर रहमान इस हमले से बाल बाल बचे हैं और अहमदुल्ला साहब की तरफ से कहा गया कि ऐसे हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। वाकई हौसले पस्त नहीं कर सकते। जो कारकुन वहाँ पे मौजूद थे, जिनके सरों के ऊपर से गोलियां गुजर गई हैं, वो आइंदा भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ रहेंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को ऐसे ही हमले के निशाने के तौर पर पेश करना, मैं समझता हूँ कि ये एक क्या कह सकते हैं आप उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये ज़्यादती है। किसके साथ ज़्यादती है? ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ तो चले ज़्यादती नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान की तो बल्ले बल्ले हो गई कि मौलाना फजलुर रहमान पर एक और हमला हो गया है। लेकिन जैसा कि ये नज़र आता है कि मौलाना फजलुर रहमान पर ये जो ड्रामा रचाया गया कि मौलाना फजलुर रहमान कहीं और बैठे, गाड़ी उनकी कहीं और, काफ़िला कहीं और, फायरिंग कहीं और, तो कह दिया गया कि मौलाना फजलुर रहमान पर हमला हुआ है, उनकी जान को ख़तरा है। तो इंतखाबी मुहिम मौलाना साहब कैसे चलाएंगे? उधर आ जाते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ज़ुबैर उमर साहब के हवाले से। उन्होंने भी एक ऐसा इंटरव्यू दे दिया, ऐसी बात कह दी है। वो कहते हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून में इतना ही शामिल हूँ जितना शाहिद खाकान अब्बासी शामिल है। शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून और गैर मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुअल्लक है। कभी उनका झुकाव उधर हो जाता है, कभी झुकाव उनका दूसरी तरफ हो जाता है। दूसरी तरफ यानी मुस्लिम लीग नून के बरक्स उनका ज़्यादा ही झुकाव नज़र आता है। उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर ऐलान ही किया गया कि मैं मुस्लिम लीग नून छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो एक तरह से मुस्लिम लीग नून से लातल्लुक़ी इख्तियार कर चुके हैं। उनकी तरफ से ना सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी कागजात, और उनके बेटे ने भी कागजात जमा नहीं करवाए। तो मुस्लिम लीग नून की सियासत से वो बिल्कुल ही गैर एलानिया तौर पर लातल्लुक़ हो चुके हैं। उधर ज़ुबैर उमर साहब अपनी खिदमात गिनवा रहे हैं कि मैंने मुस्लिम लीग नून के लिए ये किया, मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा का तर्जमान था, मैं मियां नवाज शरीफ का भी तर्जमान था,
میں نے مسلم لیگ نون کو بچانے کے لیے مریم نواز شریف کا میاں نواز شریف کا جنرل باجوہ تک پیغام پہنچانے کے لیے کیا کچھ کیا. میں میڈیا ٹیم کا حصہ تھا اور اس ٹیم کو میں لیڈ کرتا تھا. میں نے مسلم لیگ نون کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا. اس طرح کے دعوے کیے گئے ہیں زبیر عمر صاحب کی طرف سے. اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح سے میری مسلم لیگ نون سے دوری ہوئی ہے، جیسا انہوں نے کہہ دیا کہ جتنے شاید خاقان عباسی مسلم لیگ نون میں شامل ہیں اتنا ہی میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوں، گویا وہ بھی دور دور ہیں. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرا مسلم لیگ نون سے دور ہونا یہ ایک لمبی داستان ہے. کیا داستان ہو سکتی ہے؟ ایسا بندہ جو مسلم لیگ نون کا جان نثار تھا، بڑا قریبی تھا، شہ سوار تھا، آخر کار مسلم لیگ نون سے وہ دور کیوں ہو گیا؟ وہ دور ہو گیا یا پھر اس کو دور کر دیا گیا؟ ناظرین، آپ کو کیا کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ ویسے اس میں ایک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے زبیر عمر کو مسلم لیگ نون سے کیوں دور کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ بہت سے اور لوگ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ ان کی طرف سے تنظیم سازی تو اسی طرح سے کی گئی جیسے طلال چودھری صاحب کی طرف سے کی گئی تھی. طلال چودھری صاحب کی تنظیم سازی، اس کے باوجود وہ پسندیدہ شخصیت ہیں مسلم لیگ نون کے لیے، مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے، مریم اورنگزیب صاحبہ کے لیے، میاں نواز شریف کے لیے، شہباز شریف کے لیے، باقی لیڈرشپ کے لیے بھی. ان کی اس تنظیم سازی کے باوجود بھی لیکن جس طرح کی تنظیم سازی زبیر عمر صاحب کی طرف سے کی گئی وہ کوئی زیادہ ہی سنگین اور شدید نوعیت کی تھی. تو اس تنظیم سازی کا، جیسا کہ طلال چودھری کی تنظیم سازی تھی، اس کا بوجھ تو مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے اٹھا لیا گیا. مسلم لیگ نون شاید یہ بوجھ اٹھانے سے قاصر رہی ہے. اسی بنیاد پر زبیر عمر کو مسلم لیگ نون سے دور رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.